क्योंकि अभी अनुपस्थिति थी जिस समय कुछ लोग लंच के समय पर आए थे, तो मैं पुनः आपको एक बार जानकारी देना चाहता हूँ। आज बारिश की वजह से जो कुछ लोग नहीं पहुंच पाए हैं वो कल हमारे साथ फिर आ रहे हैं, लेकिन उन्हें भी आपके वैल्यूएबल थॉट्स कैसे लगे, हम आपका ये पूरा इवेंट जो है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। हम सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप, जितने भी हमारे ऑफिशियल इंडस्ट्रियल ग्रुप हैं उनके माध्यम से ये सारी टॉक हेल्दी टॉक्स को भेजेंगे, शेयर करेंगे, और मैं मानता हूँ ऐसा कि हम इसे लाखों लोगों तक पहुंचाएंगे सोशल मीडिया के माध्यम से। तो हम अपना एक पैनल डिस्कशन शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है एक्सपोर्ट प्रमोशन से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन। इसमें हमारे साथ मॉडरेटर के रूप में जुड़ रहे हैं श्री अरविंद मित्तल जी। मैं निवेदन करूंगा सर, जोरदार तालियों से आपका स्वागत करूंगा। प्लीज आप मंच पर आएं और सर्वप्रथम अपनी जिम्मेदारी संभालें। अरविंद मित्तल जी के बारे में कुछ भी कह पाना मेरे लिए बड़ा ही असंभव सा रह जाता है। खाली अरविंद जी के लिए क्यों कि यहाँ बैठे प्रत्येक व्यक्ति मेरे लिए बहुत ही बड़े महानुभव है, और मेरी तो ऐसी रीच भी नहीं थी कि मैं उन तक पहुंच पाता, तो किसी ना किसी के माध्यम से मुझे अवसर मिला। जैसे आज जीआईए के माध्यम से मुझे अवसर मिला डॉक्टर के ऑनर श्री बंसल साहब से मिलने का, श्री रमेश अग्रवाल जी से, और आदरणीय टीटी सर तो मेरे साथ पिछले 5 सालों से मेरी बैकबोन की तरह है। बहुत बहुत धन्यवाद सर तुम्हें आपसे, क्योंकि जिस तरह से यहाँ प्रत्येक फील्ड के अपने अपने माहिर लोग बैठे हैं जिनका अपना एक अनुभव है, एक जर्नी है, उन सभी में एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में या लॉजिस्टिक इंडस्ट्री में, शिपिंग इंडस्ट्री में आप लोगों का बहुत ही बड़ा योगदान और बहुत बड़ी जर्नी है। तो मैं जोरदार तालियों से स्वागत करूंगा इस पैनल में हमारे बहुत ही खास सभी पैनलिस्ट का। सर्वप्रथम डॉक्टर पुष्पेंद्र प्रताप सिंह जी जो कंट्री हेड है एशिया शिपिंग इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड से, और इनका अपना 25 से 30 साल का अनुभव है शिपिंग और लॉजिस्टिक में। ये एक लॉजिस्टिक एक्सपर्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरे साथ आदरणीय श्री रमेश अग्रवाल जी जो चेयरमैन है अग्रवाल पैकेज एंड मूवर्स लिमिटेड के। रोड ट्रांसपोर्ट में शायद आज कोई ऐसा नहीं होगा जो अग्रवाल एंड पैकेज मूवर्स को नहीं जानता होगा, तो जोरदार तालियां सर आपके लिए भी। इसी कड़ी में हमारे साथ एपीआर अभिषेक जी, मैं जोरदार तालियों से स्वागत करूंगा सर आपके लिए भी। प्लीज मंच पर आएं। सप्लाई चेन और एक्सपोर्ट के अंदर जो आपने अपना एक अनुभव तैयार किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस फाइनल डिस्कशन में हमने 2 वर्टिकल बनाए हैं, जिसमें एक वर्टिकल हमारा शिपिंग लॉजिस्टिक को लेकर के है, और ये 25 से 30 मिनट का ये सेशन चलेगा। और इसके बाद हमारा एक्सपोर्ट का एक सेशन है जिसमें हमारे सारे जो पैनलिस्ट हैं श्री अनिलेश सक्सेना साहब, पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स से श्री नवीन जी, श्री कोहली साहब, और भी हमारे साथ जो यहाँ जुड़े हुए हैं कोडिंग इंटरनेशनल से श्री जयसिंह जी, वो सब हमारे साथ होंगे यहाँ पर मंच पर। तो मैं निवेदन करूंगा श्री अरविंद मित्तल जी से कि अपना शॉर्ट ब्रीफ देते हुए हम पैनल को शुरू करें, क्योंकि जितना अच्छे से आप लोग अपने बारे में बता पाते हैं उतना हम लोग नहीं बता पाते। प्लीज। Hello, this is all about me. मेरा नाम रमेश अग्रवाल, चेयरमैन अग्रवाल पैकेज पोस्ट में 37 साल से इस पोस्ट की इंडस्ट्री, और उससे पहले मैं भारतीय वायुसेना में था 6 साल बिहार से, और एक सामाजिक दायित्व है सेवा भारती दिल्ली प्रांत के अध्यक्ष के नाते से। Right away. So I'm the youngest of the army person to a businessman. Just brief would help all of us to understand your journey. Thank you. मेरे सामने जब आदरणीय कमला जी बैठे हैं, देवस्य जी बैठे हैं, तो आप मान के चलो कि पूरा एसोसिएशन आपके सामने बैठा है। भोजन के बाद 2 व्यक्ति जब सामने बैठ के तो पूरा हाउस हो गया। तो मैं सबको सैल्यूट करता हूँ, सबका नमन करता हूँ। मौका कोई वार लड़ने का भी नहीं मिला, हालांकि 84 में ब्लू स्टार में थोड़ा सा मौका मिला, बट उसमें भी याद उठाओ हाल लिया, पर कुछ चलाने का मौका नहीं मिला। तो एक तरह से 5 साल की सर्विस एक आराम से पीस में, बट रहने का मौका मिला कश्मीर में, करगिल, वाइस, लेह, लद्दाख, त्रिपुरा, बारामूला, ये सारा एरिया में रहा हूँ। -18 डिग्री टेम्परेचर तक भी रहने का मौका मिला, तो वो एक नया अनुभव सीखा, मजबूती भी। और वहीं रहते रहते जब एक तो अवसर के ट्रांसफर हुए,
तो मेरा काफी लोगों के साथ प्रेम बहुत अच्छा था। तो उनके घरों में जब ट्रांसफर होते हैं तो मदद के लिहाज से मैं गया उनके पास, तो पता लगा कि जो शिफ्टिंग है वो बड़ी पेनफुल है। और हमारी भाषा में नानी आ रहा था और श्रीनगर से गुवाहाटी जा रहा है, तो ये कहाँ से मटेरियल आया, ये कहाँ से आया, ये कहाँ से इकट्ठा किया, वो सब चीज मतलब उनकी मैडम नहीं कहती कि भाई पता नहीं पूछेगा नहीं पूछेगा, क्योंकि डायरेक्ट गाड़ी कभी जाती नहीं उसको। तो मैंने हमने ये लिखा कि जहाँ मोर पेन मोर गेन, ये धंधा ऐसा है कि जहाँ बड़ा पेन फूल है, और पेन फूल धंधा बिजनेस कम लोग करते हैं क्योंकि अपनी मेहनत करनी पड़ती है। तो वहां से जब सीखने धन चाहिए, धन मेरे पास था नहीं, क्योंकि भारतीय वायु सेना में जब वहां से निकला था तो मेरे को की वर्ष 44,000 टोपी, ये वाली टोपी, एयरफोर्स की वर्दी और एक टिकट, ये सब लेकर वो 43,000 रुपीज जो मिला था, वो वालविडो जो दूसरा जो ग्रुप 4 के जो लोग होते हैं उनके अंदर सहयोग की राशि लेकर मैं वहां निकला था। मेरे पास कोई धन था ही नहीं। अब इसके बाद धन वो तो सोचेगा कि मैं व्यापार करूं, मेरे पास तो मतलब इस तरह का था कि मैं किसी के पास बैठूं तो सोचेगा ये पैसा मांग लेगा, फिर खाना खाएगा कि फिर कहां से। जब वो एयरफोर्स का नंबर आया कि वहां जाना है तो 8-10 रुपए 20 रुपए का इंतजाम करके पेट्रोल लिया है। भाई के पास, छोटे के पास स्कूटर था, उसकी मदद से प्रभाव पहुंच गया। तो उन्होंने कहा कि आप क्या करते हो? मैंने कहा कि मैं सब कुछ नहीं करता, मैं करूंगा, अच्छा करूंगा, अब तुम बड़ा करोगे, इंटेलिजेंट, यू आर हार्ड वर्कर, बिल्कुल साथी हो गया है, वो कैश करूंगा, बड़ा करेगा। तो वहीं बैठे बैठे एक आइडिया है कि व्हाई डोंट यू स्टार्ट पैकिंग विद मी, मतलब भी कर तो लूंगा, मगर मेरे को करना नहीं आता, मतलब यहाँ 200 ऑफिसर है, हर हफ्ते एक ऑफिसर जाता रहता है, मैं आपकी मदद करूंगा। तो ऐसी गुप्ता सुभाष गुप्ता जी ने अपने घर में बैठे बैठे डिनर करते करते वही नामकरण हो गया। और छोटे भाई को फिर दूसरे दिन लेके गया, उससे मिलाया, ही वाज डूइंग फर्स्ट ईयर एमबीबीएस। तो बोले जी गुप्ता जी आप काम तो दे दोगे ना? तो यार आप स्टार्ट करो ना। तो उसने अगले दिन अपनी किताब बेची, एमबीबीएस छोड़ी, मेरे साथ काम किया, और हमने जो खुद पैकिंग करते थे, खुद कंधे पे अपने बक्से रख के लोड करते थे। छोटा भाई चलाता था, मैं उसका क्लासी था, और अपना पैकिंग किया, लोड किया, विशाखापट्टनम सामान लेके पेट्रोल लेके गए, फिर वापस भरकर लाए। इस तरह से ये काम शुरू हुआ। ये This is a humble beginning of my business. You know, it's anything which you feel is hard. आप समझो कि वो बिजनेस आपका चले। तो इस बिजनेस में क्या कहा जाता है ईपीएमएल के बारे में? We don't carry goods. तो लोग पूछते हैं क्या कैरी करते हो? We carry emotions. तो हम इमोशंस कैरियर हिंदुस्तान में क्या वर्ल्ड में पहली बार ये कोई बना होगा, तो that is it. That's what we are here. 1,61,000 शिफ्टिंग लास्ट ईयर की थी, और ग्लोबल लार्जेस्ट हाउस होल्ड बोर्ड का किताब आया था 2019 में। Truly inspirational journey रमेश जी। आज बोलते हैं जो लोग IIT IIM पढ़ लेते हैं, वो बोलते हैं हम एक प्रॉब्लम को ढूंढते हैं और उसका सॉल्यूशन कैसे स्टार्टअप शुरू करते हैं। और हमारे सामने एक ऐसे जेंटलमैन बैठे हैं रमेश जी, जिन्होंने बिना IIT IIM जाके एक प्रॉब्लम को ढूंढा, यानी हाउस होल्ड मूवमेंट वाज अ प्रॉब्लम इन दोस डेज, और आज उसको इस लेवल पे सॉल्व किया और एक प्रॉफिट मेकिंग बूटस्ट्रैप कंपनी को रन कर रहे हैं। वंडरफुल, एक बार फिर से जोरदार ताली। अब मैं डॉक्टर साहब की तरफ आऊंगा। मेरा डॉक्टर साहब से पुराना परिचय नहीं है, रमेश जी को तो मैं बहुत साल से जानता हूँ। तो डॉक्टर साहब की जर्नी भी जब वो बता रहे थे तो काफी इंस्पायरिंग थी। किसान के बेटे हैं और यहाँ तक आए हैं कि आज इवेंट्स को स्पॉन्सर भी कर दे रहे हैं, और मर्सिडीज में घूम रहे हैं, और बड़ी वेजिटेरियन कंपनी का कंट्री हेड कर रहे हैं। तो कुछ तो अलग किया होगा, कुछ तो अमेजिंग किया होगा जो हमें इंस्पायर करेगा। तो वर्क साथ में जर्नी के बाद मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं फिर भी अपनी जर्नी जरूर शेयर करूँ। बहुत डिफरेंट है और बहुत इंस्पायरिंग है। जैसे मैंने शुरुआत में बोला था, मैं एक किसान का बेटा हूँ। तो 8th क्लास तक हम लोग गांव के स्कूल में पढ़े, 5 बहन भाई हैं। तो 8th क्लास तक बेसिकली 6th क्लास में हमने ABCD सीखी। उससे पहले मैं अंग्रेजी नहीं आती थी, अंग्रेजी क्या होती है। उसके बाद क्योंकि मैं यूपी से हूँ, अलीगढ़ में मेरा होम टाउन है,
और फिर पिताजी ने हमें गांव से 8th क्लास के बाद 9th से मैं सिटी में भेज दिया पढ़ने के लिए। तो 12th तक मैंने अलीगढ़ में पढ़ाई करी। फिर अब आगे क्या करना है, तो आगे ग्रेजुएशन के लिए जो हायर एजुकेशन बोलते हैं हम लोग, उसके लिए मेरे को दिल्ली भेजा गया। बड़े भाई साहब पहले ही आ चुके थे यहाँ पर, तो उनके पास भेजा गया। तो ग्रेजुएशन कर ली मैंने। ग्रेजुएशन के बाद फिर मैंने एमबीए कर लिया, और उसके बाद फिर कहते हैं कि कॉलेज के छठे में लड़के होते हैं, प्रेसिडेंट बनते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, बदमाशी करते हैं, उनमें से एक थे। तो नौकरी तो पता ही था करनी है लेकिन करनी, क्योंकि सोचा ही नौकरी करनी कभी। तो मैंने जीनेट किया MIT से ग्रेजुएशन के बाद, और फिर मैंने एमबीए किया। तो ऐसा होता था कि मैं 3 महीने से ज्यादा किसी कंपनी में काम नहीं कर पाता था, या तो मुझे बॉस पसंद नहीं आता था या वो काम पसंद नहीं आता था। और मैंने ऐसे 13 इंडस्ट्री 13 कंपनी चेंज करी। तो एक दिन पिताजी ने मेरे हाथ जोड़ के बोले, बेटा कुछ करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो? तब तक मेरे बड़े भाई बिजनेसमैन है, सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, नोएडा में रहते हैं। तो उन्होंने बोला कि भाई तू अब आ जा और मेरे साथ काम कर, है ना। IT इंडस्ट्री में विप्रो की सर्विस फ्रेंचाइजी है उनके पास, 35 ब्रांचेस इंडिया में, ऑलमोस्ट 15 इंजीनियर्स काम कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला तो यहाँ आ जा, और तूने बहुत घूम लिया और अब ना कुछ कर। तो अब मुझे लगा कि देखो जी, अब तो ये कि ऊंट कहते हैं ना, उसके लिए पहाड़ नीचे आ गया। तो मैं भाई साहब से कहा कि मैंने कहा भाई मुझे एक तो स्कूटर दे दो और मुझे 1 साल दे दो, क्योंकि मैंने उनको बोला कि मैं अपनी एंटिटी क्रिएट करना चाहता हूँ, अपनी पहचान बनाना चाहता हूँ, मुझे आपकी शैडो बनके काम नहीं करना है। मैंने कहा मैं आपके साथ रहा तो आपकी जो स्किल्स हैं, आपका जो माइंड है वही चलेगा, मेरा नहीं चलेगा। मैं आप जो कहोगे जी भाई साहब करता रह जाऊंगा और कुछ नहीं कर पाऊंगा मैं। अगर 1 साल में मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ और मैंने जो आप लोग चाहते हो उससे काम नहीं किया, तो फिर मुझे बुला लेना। फिर बैल तैयार है जी, जो किसान के बेटे तो ना खेती करने के लिए तैयार है। तो फिर हम 3 दोस्त थे, मैं था और एक अभी इंस्पेक्टर है पुलिस में, और एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। उन तीनों इंटरव्यू देने गए। एक लॉजिस्टिक कंपनी होती थी यूएस की, इंटरनेशनल कंपनी का, इवन हैंड्स शुरू की थी वो कंपनी। तो वहां हमारा पहला राउंड हुआ तीनों का। मैं पहले राउंड में सेलेक्ट हो गया, दोनों आउट के बंदे, जबकि बहुत इंटेलिजेंट लड़के हैं। आज सक्सेसफुल है तो इंटेलिजेंट ही बोलूंगा मैं। दूसरा राउंड हुआ, दूसरा राउंड में सेलेक्ट हो गया। तो मैंने 1998 में पहली बार जब शिपिंग की लॉजिस्टिक में पैर रखा, तो बहुत सारा मुझे उसमें फिर मजा आने लगा। मजा आने समझते हैं कि जो सेटिस्फैक्शन मैं अचीव करना चाहता था, जो मुझे नहीं मिल रहा था, एक्चुअली 13 कंपनीज क्यों छोड़ी मेरी, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि काम मिल रहा है। आर्मी एयरफोर्स में जाना चाहता था, लेकिन पिताजी के बहुत गुस्सा है मेरे अंदर, है ना, कोर्स वाटर हो जाएगा तो वापस आ जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ तो आर्मी एयरफोर्स के अलावा कुछ होता ही नहीं था, नेवी आर्मी एयरफोर्स राजपूत में इसके अलावा कुछ होता ही नहीं। मतलब अभी भी हमारी आधी परिवार इसी करता है। अब पॉलिटिक्स में आ गए, है ना, मिनिस्टर्स हैं, एमएलए हैं, मेरा भाई है मेरे वाले भी। तो तब मैंने से शुरुआत करी। उसके बाद मेरी 4,500 रुपए तनख्वाह मिली थी कोई, और मैंने 15,000 इंसेंटिव कमाया था उसका। 15,000 इंसेंटिव बहुत होता था। मैंने कहा यार इतने पैसे में करूंगा क्या? फिर मैं सारे घर वालों के लिए कपड़े लत्ते सब खरीद के लिए आया, सबको दिए मैंने। वो देने के बाद आज तक सर इस इंडस्ट्री में पीयूष को पता है कि पीयूष इज फ्रॉम दिस इंडस्ट्री। मैं 25 इयर्स कमेंडेबल हो रहा है और स्टार परफॉर्मर रहा हूँ। इवन ये घमंड नहीं है, लेकिन सिर्फ है कि अभी तक मेरे जो परफॉर्मेंस है उसको कोई भी नहीं कर पाया इस इंडस्ट्री के अंदर। और ये ओनली मैंने बताया ना जब मैं खड़ा था सर कि मेहनत करके होगा, मेहनत करें। दूसरा मंगला साहब क्या कर रहे हैं या बंसल साहब क्या कर रहे हैं या अग्रवाल साहब क्या कर रहे हैं, ये मत देखो, आप क्या कर रहे हो आप उसको देखो, आप अपनी लाइन फॉलो करो बस। थैंक यू सो मच। Thank you, Dr. So you are setting an example of power within. हर इंसान के अंदर एक पावर होती है, अपने अंदर की पावर पहचानिए और जीवन में जो भी आपने सपने देखने हैं देखिए और आगे बढ़िए। ये मैसेज मैं आपकी स्टोरी से लेता हूँ। अब मैं आऊँगा APR की तरफ। APR और मैंने दोनों ने ऑर्गेनाइजेशन को साथ में मिलकर बिल्ड किया है, काफी साल साथ में काम किया है, तो मैं APR को बहुत अच्छे से जानता हूँ। फिर भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम नहीं जानते हैं, जो इंसान कभी इस तरह के प्लेटफॉर्म पे ही अपने बारे में बताते हैं। तो एक तो मैं आपकी जर्नी जानना चाहूंगा और साथ में मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि लॉजिस्टिक इंडस्ट्री जो है वो उसको आज भी एक बहुत बड़ा गैप है इंडस्ट्री और लॉजिस्टिक इंडस्ट्री के एक्सपेक्टेशंस के बीच। जो इंडस्ट्री है वो सोचती है लॉजिस्टिक इंडस्ट्री के लोग जो हैं
वो उनको ठीक ढंग से सर्विस नहीं दे रहे हैं, उनसे पैसा ले रहे हैं, और लॉजिस्टिक इंडस्ट्री स्ट्रगल कर रही है कि इंडस्ट्री जो है वो उनको ठीक दाम नहीं दे रही है, उनका बिजनेस चलाना, उनके खर्चे मीट करना मुश्किल हो रहा है। और इसकी एक वजह है कि इंडस्ट्री को ये नहीं पता राइट सर्विस प्रोवाइडर कौन है, और यहाँ लॉजिस्टिक साइड को ये नहीं पता कि राइट पे मास्टर कौन है। तो इस गैप को कैसे ब्रिज कर सकते हैं, इसके लिए कोई मेरे को इंडस्ट्री में काम करता हुआ नजर नहीं आता। तो दो एस्पेक्ट पे मैं आपसे थैंक यू अगर तो मेरी जर्नी के बारे में आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि वो इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं जितना आपका सेकंड क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो सेकंड सवाल आपका है वो अगर उसका, जैसे अभी रमेश जी ने कहा था थोड़ी देर पहले, अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं अगर वो हार्ड है तो मतलब समझ लीजिए कि रेसिपी फॉर सक्सेस है, बस कंसिस्टेंटली उस पर काम करना, मेहनत करनी। तो ये जो आपने अभी सेकंड सवाल पूछा वो हार्ड है, हार्ड नहीं शायद रमेश जी, हार्ड बहुत हार्ड है कि एक सही पे मास्टर ढूंढना, सही सर्विस दे पाना, कस्टमर के एक्सपेक्टेशंस को मीट कर पाना, यूजर इंडस्ट्री, क्योंकि मैं दोनों जगह रहा हूँ तो मैं ये बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ कि यूजर इंडस्ट्री को एक्चुअली बहुत तकलीफ होती है ढूंढने में सही पार्टनर, क्योंकि हर कोई अगर पैकेज बस तो है नहीं, हर कोई का एक ब्रांड नहीं है, हर कोई की पहचान नहीं है, बट मार्केट में बहुत सारे प्रोवाइडर्स हैं, तो कैसे ढूंढे। मैं खुद जब गोदरेज में या जीप में या एक्सप्रेस कंपनीज में था, जुबिलेंट में, इट वाज वेरी डिफरेंट। तो हम लोग कैसे काम करते हैं, हम ऐसे एसोसिएशन में मिलते हैं, नेटवर्किंग करते हैं, एंड जान पहचान होती है, और ये अज्यूम करते हैं कि आप मुझे अच्छी सर्विस दे पाओगे, एक दोस्ती यारी बन जाती है, रिलेशनशिप बन जाती है नेटवर्किंग के जरिए, एंड उससे हम ट्रस्ट करने लगते हैं। अब कई बार वो ट्रस्ट काम करता है और कई बार वो ट्रस्ट काम नहीं करता। जब वो ट्रस्ट काम नहीं करता, हम तुरंत उसे भूल के आगे की ओर नेटवर्किंग करते हैं ताकि काम चलता है, सो दैट आवर वर्क हैपेंस। नाउ हैविंग सेड दैट, इसको अगर आप एक डॉलर या रुपी वैल्यू लगा दें तो इसके इम्पैक्ट अलग अलग हो सकते हैं। किसी की पुअर सर्विस की वजह से किसी यूजर कंपनी में किसी मैनेजर की जॉब जा सकती है, किसी जनरल मैनेजर को वार्निंग लेटर इशू हो सकता है, कई सारी चीजें हो सकती है। बिकॉज हम बहुत सालों पहले तक लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन को प्रोबेबली एक वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी, इवन को इंडस्ट्रीज से, फॉरगेट अबाउट विद इन, बट इवन को इंडस्ट्रीज में कोई जानता नहीं था, एक अलग अलग वर्ड्स यूज किए जाते थे जिसको मैं नहीं जानूंगा अभी। बट जब आपको कोई अपना जान पहचान नहीं रहा है तो ऑब्वियसली आपकी सोच का दायरा जो सीमित हो जाता है, टैलेंट कम आता है, एंड ऐसे जगह पर जब आपको सर्विसेज चाहिए एंड वहां पे अगर एक्सीडेंट हो गया या आपका पार्सल ट्रैक नहीं होगा, फर्ज कर लेते हैं कि एपीएमएल आज वो ब्रांड जो है वो आज से 20-25 साल पहले अगर मैं एक पैकेज उन्हें देता हूँ और अगर वो ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं तो वो भी परेशान है, मैं भी परेशान हूँ, बट एज ए यूजर मुझे ज्यादा परेशानी हो रही है बिकॉज मेरे मल्टीपल कस्टमर्स इर्द गिर्द है, उनका एक ही कस्टमर है, मेरे इर्द गिर्द है, मम्मी है, पापा है, बीवी है, बच्चा है, सारे कस्टमर है, वो सारे सवाल पूछ रहे हैं, तो इतने सारे कस्टमर्स मुझसे फीडबैक ले रहे हैं कि वो पैकेज कहाँ है, इनसे केवल एक इंसान ले रहा है। तो जो इतने सारे इंटरनल कस्टमर्स एक यूजर कंपनी में भी होते हैं, आपका बॉस होता है, आपके कोलीग्स होते हैं, आपके जूनियर्स होते हैं, एंड ये सारे जब आपसे फीडबैक पूछते हैं और आप क्लूलेस हो तो आपका जो पर्सनल ब्रांड है, जो एक आपने बनाया है सालों साल मेहनत करके, उसे उस रेपुटेशन को धक्का लगता है, बहुत बड़ा धक्का लग सकता है, प्लस कंपनी का लॉस हो सकता है। और ये होता है, बहुत जगह पे देखा गया है जहाँ पे कोई सेफ्टी अगर ध्यान नहीं दे रहा है तो कोई एक्सीडेंट हो गया, करोड़ों का माल का लॉस हो गया, किसी ने हो सकता है कस्टमर ने इंश्योरेंस नहीं निकाला। So point is to get the right service provider, मेरे हिसाब से तो सारे राइट है, सारे कस्टमर्स भी राइट है, सारे कस्टमर्स भी अच्छे पेमेंट्स कर रहे हैं, बट बॉटम लाइन इज कि चॉइस नहीं है। So हमने हाल ही में लॉन्च किया है about 2 months ago
लगभग 2 साल का रिसर्च लगा उस पर और वैलिडेशन लगा इंडस्ट्री से, especially from FMCG, automotive, healthcare, and electronics verticals. Is there a need of such a product जहाँ पे customers can pick and choose service providers basis their ranking, basis their rating? There's somebody who's at B+, just like CRISIL. CRISIL की rating होती है financial health बताती है, CIBIL की rating होती है personal financial health बताती है, तो वैसे service providers की rating. So if because रमेश जी बगल में बैठे हैं तो मैं taking the liberty of taking his neighbor, तो अगर जैसे APML let's say market में premium charge कर सकता है because of its brand and heritage built over so many years. Maybe आप अगर उन्हीं की competition में आ जाते हो आप वो premium नहीं charge कर पाते हो, but आप because he is charging let's say hypothetically 35%, you will go ahead and ask for at least 30. He'll end up getting 25% at least because ultimately you are also giving service to the customer. But you are not ready. Either your infrastructure is an issue, your tech is an issue, your people is an issue, something or the other. Which the customer who faces an issue will later on understand कि अरे मैं भले ही 10% ज़्यादा दे देता है चला जाता है, at least मेरे पास ये issues नहीं होते. Now if the user is aware that you have these gaps and you are charging 25%, the user might say, can you charge 15 because you have these issues? However, I know about it and you know about it, which means you will work towards it because I am also watching. But here, maybe Arvind will earn 10% less, but he will aspire to reach closer to APML from that 15% to 35%. This allows for fairness. This allows for transparency, right? So the user community would appreciate that if there is such an activity, which is called a platform. So हमने हाल ही में launch किया है something called a CSR LSC. CSR is not corporate social responsibility, but what we are doing is very similar to corporate social responsibility. We are helping the industry elevate from where it is today. Overall, CSR stands for Center of Standards and Ratings in Logistics and Supply Chain. Now, how this will help is LSPs get logistics service providers get rated and ranked based on the quality of their service, which means they obviously open up their books. They get audited by Bureau Veritas or various agencies, and their report is also published. And there are hundreds, 500s parameters, global mandates, national mandates, etc. And basis that they get ranked, and now they would know that okay, I'm standing right here, just like school kids, right? You get your report card, you're a grade student, A+, etc., distinction. So you get ranked, and now a Godrej, for example, will basically click a button, download a report of let's say 10, 20 service providers, look at the categories. Maybe somebody is in B+, somebody is in A, somebody is in A+. Look at all those and understand that okay, if it is A+, then I have to shell out 30-35%, but my service is guaranteed. There's reputation, there's everything that comes with a warranty card, right? And then there's B+, where my service may not be guaranteed, but I am charged reasonably as compared to A+, and so on and so forth. So basically, it's like going to a market. Right? आप खुली आंखों से प्रोडक्ट्स खरीद रहे हो, आंख बंद करके नहीं, जो आज की तारीख में होगा. इससे समय भी बचेगा गोदरेज जैसी कंपनीज का, बिकॉज आज एक RFQ करने के लिए 6 महीने लग जाते हैं, तो उसको समय जो है 6 महीने से 2 महीने हो जाए. So we're building on this, and because I already took a lot of time explaining CSR LSC, and I saw Kunjan already gave you a hint, so I'll expedite on my journey. So a woman brought up in Maharashtra, ancestrally from Jaisalmer, Rajput again like PT sir, and more than half of my family is either in politics or in the armed forces. However, having said that, I had very humble beginnings because I was pushed towards the direction of West Maharashtra, where more focuses on studies and overall upbringing, mannerisms, etiquettes, etc., etc. So even if you slap somebody, you're considered to be a good guy. So you better and get ready to go to the boarding school. So that is the background I came from. And I started work very early, at the age of 15.
So I used to do odd jobs during my summer vacations, during my Diwali vacations. I mean, every little thing I've done. Deliver milk packets, newspapers, wake up at 3 in the morning, 4 o'clock for distribution of and all of that. And that was okay because I grew up watching Bollywood movies, right? Growing up watching Rajesh Khanna and Vinod Khanna, have that graduate degree and still look at those no vacancy board. I used to so believe in movies, because coming from West, Bombay Bagal mein, so we used to believe in movies. I used to get scared. What happens after I graduate and after that, if I see a no vacancy board? So I said, let me, I don't know how it happened, maybe divine intervention, but it occurred to me that I have to empower myself with more skills than I would otherwise gain at a graduation level. So I started working with it. And that went on for a very long time. In fact, when I got into my first year of graduation and the third year of graduation, I went to college only to write exams. Rest of the time I was working a full-time job. And there came the American company GE Healthcare. And from then until now, I probably was the youngest non-founder CEO at the age of 28 in Asia. I don't know about outside Asia because this was on Channel 5 in 2008. And that actually made me more nervous and scared because I thought, Zimmedari karni, right? So I do not have an illustrious journey like PP sir or Ramesh sir or even you. I helped build some businesses and I'm hoping that with CSR industry I'm able to build a better industry for the user community and the service provider community in India. Future का मतलब abroad का बात में देखा जाएगा, right now this is the story. Thank you. आपकी बात है, आपने जो लॉजिस्टिक और प्रोवाइडर और यूजर का क्या इस तरह का है, वेरी वेल आप हमारी जो एक कंपनी की पॉलिसी बनी हुई है कि वी डोंट बीट L1 and L2, हम उसको बीट नहीं करते और फिर भी हम अपना काम लेते हैं। और उसका करते क्या है, पहले हम जैसे आपकी परिस्थिति की कोई ट्रांसपोर्टेशन है स्टडी करेंगे, स्टडी करने के बाद हम ये बताएंगे कि सर आपका 15% कॉस्ट टोटल आपने 10 करोड़ रुपए इस साल में दिया है, तो 15% कम करके देंगे। कैसे करके देंगे वो हमारा काम। 25% सर्विस बढ़िया करके देंगे, ट्रांजिट टाइम 30% कम करके देंगे। अब उनकी गोल है इधर ट्रक का भाड़ा 1 लाख है, हम 1,10,000 में हम किस साइड में लेंगे, बट आपकी टोटल कॉस्ट कम होगी। तो एक कंपनी से हमने स्टडी करी, स्टडी करने के बाद हमने कहा कि 15% आपका रेट कम कर देंगे। उनका बिजनेस बहुत बड़ा था, दे हैव मोर देन 500 करोड़ रुपीस टोटल ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस। तो उनका 15 साथी जो मैनेजर थे तो ठीक है, वो हंसने लगते। एक वर्ड है महाराष्ट्र में, आप रहे तो आपको मालूम, वो बोलते क्या मैं भोला हो गया, मतलब क्या मैं बावला हो गया, 15% कम कर दोगे। हम तो L1 L2 ऐसा निचोड़ते हैं, सर आप बहुत बुद्धिमान हो, आप निचोड़ते भी होंगे और ये रेट आपका बहुत बिल्कुल एकदम कम से कम है, मगर मैं आपको 15% कम करूंगा तो मेरे को प्रॉफिट बचेगा। तो आप उससे और मत बोलना कि और कम कर दो, आप आपके तो बचने लगा हो मेरा काम। तो मैंने स्टडी करने के बाद क्या पाया कि उनका जो मटेरियल होता है वो 2 करोड़ का माल होता है और एक के ऊपर एक ड्रम नहीं रखते कभी भी, और इसके ऊपर ना प्लास्टिक टाइप के क्या बोलते हैं वो ड्रम होते हैं और एक लेयर आती है 18 कैरेट की। तो अल्टीमेटली देन व्हाट वी हैव डन, हमने जब स्टडी करी कि उनका जो प्रोटोकॉल है कि माल के ऊपर माल नहीं रखना। हमारे व्यक्ति को काम दिया हमने, उसने कहा कि सर ये तो आराम से हो जाएगा, हम माल के ऊपर माल रखेंगे नहीं। तो बोला क्या, जब ट्रेन के अंदर आदमी के ऊपर आदमी सोता है क्या वजन उसके ऊपर आता है क्या? तो आदमी के ऊपर आदमी सोएगा तो उसका वजन नहीं आएगा, माल के ऊपर माल रखेंगे वजन नहीं आएगा। मैं बोला कि वेरी गुड। तो अल्टीमेटली वी केम आउट आइडिया कि डबल डेकर व्हीकल। अब डबल डेकर व्हीकल तो लेकर आ गए, उनका जर्मन की कंपनी है, बोला कि हम केवल नीचे वाले में लोड करेंगे, ऊपर हम लोड कर ही नहीं सकते क्योंकि हमारा लोडिंग का कोई प्लेटफॉर्म भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। फिर कोई बात नहीं, इसका भी अंडर निकलेगा था कि केम आउट विद आइडिया कि जो ऊपर वाला प्लेटफॉर्म था उसमें हमने हाइड्रोलिक लगाकर 0 में लेके आ गए। तो पहले उसमें लोड करते, हाइड्रोलिक से वेरिएबल फिट उन्होंने फिट कर दिया, फिर नीचे में लोड कर दिया। कि गवर्नमेंट की तहत से अब जैसे आपने देखा होगा 9.5 फीट की गाड़ी की हाइट होती है,
तो अब गडकरी जी ने उसको 14.3 की हाइट कर दी, क्योंकि जो ब्रिज होते थे 14 फीट होते थे, अब ब्रिज हो गए 17 फीट, तो फिर भी हम 3 फीट नीचे हैं, तो वो गवर्नमेंट से परमिशन मिल गया। तो हमने जो 1000 ट्रक उनका जाता था इससे पहले 1000 ट्रक, वो 600 ट्रक में लेकर आए। 15% करने के बाद भी हमारी बैलेंस शीट में बहुत अच्छा होगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हम कहते हैं कि गाय दूध देती है, मैंने तो कभी गाय को दूध देते हुए नहीं देखा, बाकी लोग तो क्या दूध दे देगी क्या? गाय से दूध मेहनत करके निकाला जाता है, तो गाय कभी दूध देती नहीं। तो इसी तरह रोस्टिंग में से प्रॉफिट निकाला जाता है, दोनों को बेनिफिट हो। अब वो मैं यदि कहता हूँ कि आज गाड़ी नहीं है, तो कहते हैं कि कल मिलेगी। यदि मैं बीमार हो जाता हूँ तो कहते हैं यार मैं भगवान जल्दी ठीक हो, मेरे को गाड़ी को देगा। तो दैट्स द रिलेशन है वो, क्योंकि हम भी सोचना कि इसको कम कैसे करूं, मेरी बैलेंस शीट अपने आप बनेगी, ऐसा हमको सोचना है। जैसा दुनिया करती है, L1 L2 भर दिया, 80 ले जाएंगे, उसमें कोई क्या नया किया। तो मेरा ये कहना है कि हम कभी भी ये सोचते रहे कि मेरा जो क्लाइंट है उसको कहाँ बेनिफिट मिले, कहाँ उसका नुकसान हो रहा है। नवीन जिंदल जी ने 1500 करोड़ का काम होगा ट्रांसपोर्टेशन का, सर्विस का 1500 का है, शिपिंग का तो 3000 करोड़ का है। तो किसी ने कहा कि वो लॉजिस्टिक के डॉक्टर है, उनको एक बार बुला दो, मेरे गांव से भी है, एक ही परिवार है, हम एक ही परिवार से। तो भैया कहते हैं, बोला कि आपके तो बड़ा जूस निकाल के रखा होगा, उसमें क्या करने का होगा, लस्सी में से कहां से हम पक्का निकालेंगे। बोला जी आप देखो, तो मेरे को वो चार्टर्ड फ्लाइट दे के भेज दिया, और एक पतरातू है इनके पास, रांची के पास। मैंने 3 महीने स्टडी के बाद मैंने कहा कि साहब इसमें तो 6% का गुंजाइश है, 6% डायरेक्टली कम हो जाएगी। तो उसी तरह वहां के लोग भी नाराज हो गए, बहुत साहब थे, बोला कि 15-15 साल से ब्रिटिश आदमी है, मैं संदेह नहीं कर रहा आपकी वेस्टेज है, कहाँ वेस्टेज है वो आपको पता नहीं, मैं अपने आप से देख सकता हूँ। 3 महीने में 3% कम हुई और नेक्स्ट 12 महीने में 3 कम हुई, आज 6% कम करके बैठे हुए हैं। तो और जो ट्रांसपोर्टर उनसे दूर हटा करके उनके साथ और अटैच हो गए, हम आपका काम करेंगे। कुछ ऐसे हडल थे जो हमने स्मेल किए, डिग आउट किए और काम करेंगे। क्योंकि लॉजिस्टिक के अंदर हम किसी का ये सोल्यूशन देंगे तो वो हमको प्यार भी करेंगे, जाने भी नहीं देंगे, रिलेशन लंबा बनेगा, ऐसा मेरा। जैसा रमेश जी ने बताया कि गाय दूध नहीं देती, दूध निकालना पड़ता है, तो एक लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर जो है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट निकाल के दे सकता है। और जो APR में बताया वो एक CSC, CSR, LSA एक ऑर्गेनाइजेशन जो बना रहे हैं, मैं समझता हूँ वो इस इंडस्ट्री के लिए एक ब्रिज का काम कर सकती है। हर आदमी को ये नहीं समझ सकता कि गाय का दूध निकालने में रमेश जी माहिर हैं या और भी लोग माहिर हैं, और लोग माहिर हो सकते हैं रमेश जी की कहानी सुन के। तो अगर एक कोई ब्रिज प्लेटफॉर्म, जैसे बैंकिंग और इंडस्ट्री के बीच में एक क्रिसिल है, राइट एग्जांपल है वो, उसी तरह का अगर लॉजिस्टिक और यूजर इंडस्ट्री के बीच में एक प्लेटफॉर्म होगा तो मुझे लगता है बहुत सारे लोग गाय का दूध निकाल पाएंगे। और इंडस्ट्री और लॉजिस्टिक के बीच देखिए, जो मैं समझता हूँ आज इंडस्ट्री की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कॉस्ट, जो हर दिन बढ़ रहा है, ठीक है। और सबसे पहला जो कटिंग की तलवार चलती है वो लॉजिस्टिक की कॉस्ट पे चलती है किसी भी इंडस्ट्री। तो अगर लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करके भी अपने प्रॉफिट बना सके तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सिमिलर काइंड ऑफ एग्जांपल कुछ हम डॉक्टर साहब से भी सुनना चाहेंगे, क्योंकि वो एक बिल्कुल डिफरेंट फील्ड देख रहे हैं, एयर एंड शिपिंग। उसमें उन्होंने कैसे दूध निकाला गाय का, कोई एक एग्जांपल आप ही शेयर। काफी कुछ दवा साहब ने गाड़ी आपकी है, मेरी सर मेरे सामने आपकी है 100 पर दे दी चाबी दे दी साहब। हमारे पास 4 मिनट और हैं, हम 4 मिनट देखिए अग्रवाल साहब का है वो बेसिकली डोमेस्टिक ट्रांसपोर्टेशन, जिसे हम लोग लोकल लॉजिस्टिक बोलते हैं। मेरा पूरा 100% इंटरनेशनल है।
जब इंटरनेशनल की बात आती है तो L1 बनने के लिए जब हम एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करते हैं किसी चीज का, तो उसमें काफी चीजें कंसीडर की जाती हैं कि आपका लीड टाइम क्या है, ट्रांजिट टाइम क्या है, क्या शिपिंग लाइन आपको डायरेक्ट सर्विस दे रही है या इनडायरेक्ट सर्विस दे रही है, मींस कहीं ट्रांसशिपमेंट है। अगर किसी पोर्ट पर ट्रांसशिपमेंट है तो ऑब्वियसली बात है कॉस्ट आपकी कम हो जाती है, क्योंकि वो जो कार्गो है, शिपमेंट है, वो आपकी ज्यादा टाइम लेगी, जहां 20 डेज का टाइम है वो 35 या 40 डेज में भी होगी। तो ऑब्वियसली बात है कि उसमें कॉस्ट ज्यादा हो जाती है, कम हो जाती है, ट्रांसशिपमेंट में डायरेक्ट में ज्यादा हो जाती है। दूसरा, अब आ जाती है, सर ने बोला कि हम 50% कम कर देते हैं, तो क्वेश्चन वही तो आता है कि इनोवेशंस क्या करते हैं, क्या वैल्यू ऐड करते हैं। अब वैल्यू ऐड क्या करते हैं कि हमारी जो शिपिंग इंडस्ट्री है उसमें सपोज करेंगे चाइना से कोई शिपमेंट आ रही है, चाइना शिपमेंट आ रही है तो वो नावाशा शिपमेंट आई और शिपमेंट को इनलैंड डेस्टिनेशन पे जाना है, किसी आईसीडी में जाना है। जब आईसीडी बात करें तो इनलैंड कंटेनर डिपो को आईसीडी कहते हैं। सपोज करें दादरी आना है या यही पर आना है, क्या नाम है इसका, आईसीडी ठीक थी तो का बारे में आना है, तो जो बॉम्बे से और आईसीडी तक जो कंटेनर आएगा उस कंटेनर को भी आप कैसे लेके आएंगे। इसमें भी डायरेक्ट सर्विसेज है और इनडायरेक्ट है। उसके बाद फिर कंजेशन होता है पोर्ट में। अब आपकी एक्सपर्टीज है कि आपको वो जो टाइम है जो 8 to 10 डेज लगता है उसे आप 3 to 4 डेज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। वहां आप उसको बेसिकली अगर हमारी इस कंपनी की बात करते हैं, हम वर्ल्ड की इस लेटर अमेरिका के लिए नंबर 1 कंपनी, तो जिन कस्टमर्स का हम काम करते हैं वो टियर 1 कस्टमर होते हैं, जैसे होंडा है, जैगुआर है, मर्सिडीज है, बड़ी बड़ी जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके काम हम करते हैं और वो बेस्ट जो बिजनेस है वो नॉमिनेटेड होता है कि वो काम इंडिया में हम ही करेंगे, ऐसा है तो हमारी मोनोपोली को यूज करते हैं। अब उसमें अगर हमने सारी चीजें, अगर हम ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की बात करें, होंडा की बात करें, तो जो भी शिपमेंट आ रही है वो उनके प्रोडक्शन के लिए आ रही है, और अगर शिपमेंट टाइम पे नहीं होगी, डिलीवर नहीं होगी, तो उनका प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। अगर बंद हो जाएगा तो वो प्रोडक्ट बन नहीं पाएगा, फिर लोकल मार्केट में सेल नहीं हो पाएगा, मे भी कभी एक्सपोर्ट भी होता है, आप जानते हैं इस इंडस्ट्री में है। तो अब आप समझिए कि वहां पर लोग ये नहीं देखते हैं कि 10 रुपए से ज्यादा ले रहे हैं, वो ये देखते हैं कि इन्होंने सर्विसेज क्या दी, इन्होंने लीड टाइम कैसे कम किया। मैं बहुत लकी रहा हूं और ब्लेस्ड भी हूं कि मेरे पास जो कस्टमर्स मेरे साथ काम कर रहे हैं आज 20 ईयर से काम कर रहे हैं, जहां पर पूरी तरह से आरएफक्यू फ्लोट होते हैं और सारे प्रोसेस होते हैं। जापानीज कंपनी है, कोरियन कंपनी है, जर्मनी कंपनीज है, और वो सारे प्रोसेस के बाद भी सर डेवलपर के बाद भी मैं तो आपके तरह लागू करूंगा, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि किसी कर देगा काम, ऐसा है। तो मेन जो होता है लीड टाइम को कैसे शॉर्टन कर सकते हैं, और वो तभी हो सकता है जब आपकी रिलेशनशिप हो, जब आपकी गुडविल हो और आपको आपके स्ट्रेंथ हो पोर्ट्स पर, सीएनसी पोर्ट्स पर। उसके बाद फिर अगर हम बात करते हैं कि इसको डोर टू डोर डिलीवर करना है, तो उसमें एक फेज और आता है कस्टम क्लियरेंस इन्वॉल्व हो जाती है। किसी भी शिपमेंट को हमें कस्टम से क्लियर कराना होता है। अब कस्टम क्लियरेंस के अंदर भी एक्सपर्टीज होना बहुत जरूरी है कि वो आपने 2 दिन के अंदर कर दी, इंपोर्ट की शिपमेंट आ रही है तो उसमें आपने 3 दिन कस्टम क्लियरेंस में लगा दिए, तो वो मटेरियल जो है इनके लिए फिर वैल्यूएबल नहीं रहता है, तो हमें सेम डे में उसे कस्टम क्लियरेंस कराना पड़ता है। और अगेन फिर उसके लिए आपकी रिलेशनशिप, आपकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए, वाइस बेस होनी चाहिए, ये सब चीजें बहुत जरूरी है। तो अगर मेरी बात करेंगे सर, मैंने सर डिफर बिजनेस में मेरी एक्सपर्टीज है, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में एक्सपर्टीज है, जहां मेरे को लॉजिस्टिक एक्सपर्ट एक्सपर्ट के नाम से याद आता है कि मुझे कोई भी ऑटोमोटिव की चीजों पे मैं जानता हूं कि मैंने मारुति का काम किया है, कर रहा हूं, सुब्रोज का काम कर रहा हूं, जयपुर का कर रहा हूं, होंडा का कर रहा हूं, ये सब मेरे अपने ही कस्टमर हैं, इंडिविजुअल के उसके मेरे साथ मतलब 20 साल से चल रहे हैं। तो मैं जानता हूं कि चाहे मैं मेरी 5 इयर्स का टेन्योर एक कंपनी में लगा है, अगर मैं 5 साल बाद दूसरी कंपनी में जाता हूं तो कस्टमर्स ऑटोमेटिकली मेरे साथ में शिफ्ट होते हैं, और सिर्फ इसलिए नहीं होते, इसलिए होते हैं उन्हें पता है ये लड़का जो है सर्विस अच्छी दे देगा। दूसरा, मैं बिलीव करता हूं लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स में। मैं कभी भी कस्टमर को जो कोटेशंस होते हैं सर बोलते हैं हम आप भी इस महीने कर देंगे, मुझे 1 ईयर का टाइम चाहिए होता है। 1 ईयर में जो भी कॉस्ट की आप ऐड कर लो सर, प्लस माइनस जो होता है, और 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट को 1 साल का काम करते हैं। उस काम में अगर आपको लगता है पीछे आप जो हमारा सर्विस प्रोवाइडर कर रहा था उसने काम किया, हमने काम किया, उसमें फर्क है हर तरह से, कमर्शियली ऑफ कोर्स हर चीज कमर्शियल देखते हैं, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट चीज होती है इंडिया में कि रिकवरी। जो कस्टमर्स पैसे को टाइम से दे देते हैं, मींस देखो क्रेडिट चलता है 30 डेज के अंदर जो कस्टमर दे देते हैं, कंपनीज का इंटरेस्ट उन कस्टमर्स में ज्यादा होता है, उन्हें ज्यादा ध्यान दिया जाता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ डे
कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलती है, चाहे एक्सपोर्टर इंपोर्टर्स हो या फिर लॉजिस्टिक वाले हो, वैसा टाइम पीरियड होना चाहिए। तो मैंने तो फ्लेक्स फूड्स का रिफर्स पर हैंडल किया था। रिफर्स में -80 डिग्री में सका है, मैं -80 डिग्री में कार्गो व्यू करा है और व्यू करता हूं। तो फूड प्रोडक्ट्स हो गए। अब वो आईसीडी से लेके जो उनकी देहरादून में फैक्ट्री है वहां पे कंटेनर को भेजा जाता है रिफर करके। आज तक काफी चीजें ऐसी हो गई हैं कि पहले जेंट्स से लगाया जाता था और ये नहीं समझ में आता था कि ड्राइवर बीच में जेंट्स को बंद कर दिया करते थे। तो उसमें टेम्परेचर एब्यूज का बहुत ज्यादा रहता है चांसेस है। तो उसे मॉनिटर कैसे करा जाए? तो उसके अंदर ज्यादा नहीं है, आई थिंक 1 करोड़ 2 करोड़ की वैल्यू होती थी उसकी एक कंटेनर की शिपमेंट की, क्योंकि मशरूम जाते थे, मशरूम फ्रोजन मशरूम्स होते हैं या फिर और भी वेजिटेबल्स होती हैं। तो उस समय उसको मॉनिटर करना और उसको उस ड्यूरेशन में एब्यूज ना हो, क्योंकि जब आईसीडी मारा जाएगा तो कस्टम्स के अंदर आ जाता है, फिर शिपिंग लाइन के अंदर आता है, वहां पर सारी मॉनिटरिंग होती है, सब कैमरे होते हैं, कहीं कोई सिस्टम्स होते हैं बेसिकली, जहां सिस्टम्स इन प्लेस है वहां कुछ चांसेस कम होते हैं कोई भी गड़बड़ होने के। तो वहां पर उसको कैसे मेंटेन किया जाए, मैंने उस समय पे जब कभी मॉनिटरिंग का चक्कर ही नहीं होता था, मैंने एक बंदा अपना भेजा करता था जस्ट कि उस कस्टमर को वो सर्विस मिल सके जिसकी वजह से उनका कार्गो एब्यूज ना हो। फ्लेक्स फूड्स की बात करूं तो फ्लेक्स अपने चंद्र के साथ है, उन्हीं कंपनी का बहुत काम किया है, 20 इयर्स काम किया है। तो ये कुछ चीजें हैं। दूसरा ऑटोमोटिव में प्रोजेक्ट्स हैंडल करना, काफी प्रोजेक्ट्स को ऐसे हैंडल किया है जो ले जाके एक पूरी फैक्ट्री को यहां से उठाया और कहीं वहां रख दिया। तीसरा, कोविड में हमने वैक्सीनेशन को वी वर अमंग टॉप 3 ऑर्गेनाइजेशंस ग्लोबली जिन्होंने वैक्सीनेशन को ग्लोबली ट्रांसपोर्ट किया। तो ये सबसे बड़ी चीज थी और सक्सेसफुली करा। सब लोग घर पर बैठे थे लेकिन हम डीडी ऑफिस आते थे, हम काम करते थे, बीच को बताया लॉजिस्टिक्स और आईटी और फार्मा बीच को जाने काम करते थे। ये सब चीजें सर जो थैंक जी प्लीज माननीय रमेश जी ने जो एग्जांपल दिया डबल डेकर ट्रक्स का, एग्जांपल वो 20 साल पहले की बात है। तो मैं अपनी इनिशियल स्टेज ऑफ जर्नी में ट्रैवल में सब क्या करते हैं, थोड़ा सा आई वांट टू एक्सप्लोर गारमेंट बिजनेस। ओके, मैं वैसा आई वांट टू सी योर फैक्ट्री कैसे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, क्या आपकी टर्नओवर वगैरह, थोड़ा इंप्रेसिव, थोड़ा एनर्जेटिक आदमी था। करते करते मैं कि सर आई वुड बी वेरी थैंकफुल अगर मुझे आप अपनी फैक्ट्री विजिट कराएं। तो उसने कहा बट आई डोंट ओन अ फैक्ट्री। मैं एक तरफ कह रहे हैं मेरी इतनी टर्नओवर है, इतना मेरा एक्सपोर्ट है, इन कंट्रीज को एक्सपोर्ट करता हूं, यू डोंट ओन अ फैक्ट्री। तो मैं तो कोई नहीं कराएगी होगी, मैंने अंदर में सोचा शायद कराएगी होगी, इसलिए कह रहा आई डोंट ओन अ फैक्ट्री। तो मेरी कोई प्लेस में चाइना में फैक्ट्री ऑन लैंड नहीं है। मैंने कहा कैसे करते हैं, कैसे? मेरा मेन कस्टमर यूएस है। तो मेरे फ्रेट फॉरवर्डर्स ने और मैंने एक मॉडल बनाया कि ही विल गिव मी अ फ्रेट फॉरवर्ड, स्टीमर को देगा, शिप देगा और मैं सारा रॉ मटेरियल अपने कस्टमर के ऑर्डर के मुताबिक उसके अंदर लोड करूंगा और अपनी लेबर उसके अंदर मतलब फैक्ट्री इन द शिप उसने बनाई और अपनी 45 डेज की इन्वेंटरी यानी कॉस्ट और टाइम अपॉर्चुनिटी को अवेल किया। तो मेरे पास मॉडल आता है राइट फ्रॉम वेरी स्मॉलेस्ट ऑफ बिल ऑफ मटेरियल से ऊपर तक मैं उसके अंदर लोड करता हूँ, लेबर उसमें चढ़ाता हूँ और लेबर 45 दिन में यूएस पहुंचने तक वहां पहुंचते ही मैं उसको डिलीवरी दे देता हूँ और 45 दिन जब वापस आती है तो दो काम करती है कि जिस कंटेनर से मैं लेके जाता हूँ उनको अनफोल्ड करके रीपैकिंग के लिए सो दैट रीयूजेबल उसको कर सकूं और फिर उसके बाद उनको करीब ऑलमोस्ट 15-20 दिन बचेंगे, रेस्ट करो, एंजॉय करो। तो वो लेबर मेरी अप एंड डाउन ही करती रहती है। तो मैं लीड टाइम अपने कस्टमर का बचा रहा हूँ, मुझे ऑर्डर देता 45 दिन में बनाता, 45 दिन वेट करता, फिर 45 दिन शिपमेंट में लगाता। तो मैं 45 दिन लीड टाइम बचाया और 45 दिन उसको इन्वेंटरी वाली कॉस्ट उसकी कॉस्ट में डाल दी। तो भी चाइना आगे चाइना डबल ट्रक का ट्रेन ट्रक का भाई साहब ने रमेश जी ने एग्जाम्पल दिया, क्या है चाइना क्या करेगा? ये तो लॉजिस्टिक गिवर और टेकर दोनों की कोऑर्डिनेशन से देयर आर लॉट ऑफ वेज एंड मीन जहां वी कैन ऑल बेनिफिट। थैंक यू सो मच। आपको नए तरीके बता सकते हैं काम करने के, आपको पीस ऑफ माइंड दे सकते हैं। तो आप उनके साथ ओपन हार्ट ओपन माइंड से अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिए। आप उनको बताइए एक्सपेक्टेशन क्या है, वो डेफिनेटली उसका एक तरीका निकालेंगे। हम यहाँ पे किसी एक व्यक्ति या कंपनी के बारे में नहीं कह रहे, हम इंडस्ट्री यूजर दोनों के बीच में
अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं, और आप अपने जो भी लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर हैं जिनसे आप खुश हैं उनके साथ दिल खोल के अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिए, आपको डेफिनेटली बेहतरीन से बेहतरीन सॉल्यूशन मिलेगी। थैंक यू सो मच। अगर दुनिया की कुछ सवाल है लोगों के, हाई हो रहा है, यानी जेन्युइन रेट है, एस्केलेटिंग है, क्या हो क्या रहा है? $400 किराया हो क्या रहा होगा, $4,000, $6,750, और कुछ बहुत ही स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है वो महीने 2 महीने में एक बार कंटेनर को एक्सपोर्ट करता हूँ बड़ी मुश्किल से जोड़ लगा करके, और ऐसी ऐसी चीजें सामने आ रही हैं कि चाइना एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है जो प्रोडक्ट बनाते हैं, उसके सामने इन सब चीजों को फ्रेट कॉस्ट को देख करके हमें यहाँ गुड़गांव से मुंद्रा तक माल भेजना है, इन सब चीजों को लेते हैं। तो जिस समय बैग में बात किया था उसने कैलकुलेशन किया तो मेरा फ्रेट $650-700 आएगा, आज वो $4,000 हो गया, बोलता बाकी आप फ्रेट होंगे, तो साहब मेरा तो एफओबी स्टिल प्लस की मेरी तो कॉस्ट बढ़ रही है, मैं कहाँ जाऊँ? तो ये प्रेजेंट सिनेरियो और कितने दिन चलने वाला है या यही रुकेगा, इसकी वजह से बहुत सारी इन्वेस्टमेंट छुटी हुई है कि फ्रेट कॉस्ट कहीं भी हमारे पड़ते हुए नहीं आ रहा है। इसमें थोड़ी सी रोशनी डालेंगे तो हमें कुछ राहत। थैंक यू। Let's see as the reason to इसमें चाइना सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है। जो इन्वेंट्री है वो चाइना में स्टक हो चुकी है। इन्वेंट्री की बात कर रहा हूँ, कंटेनर्स की बात कर रहा हूँ। कंटेनर गॉट स्टक इन चाइना। अब वो क्या रहा है कि नॉर्मली चाइना से पहले यूएस बहुत ज्यादा था, यूरोप बहुत ज्यादा था, तो वो भी कट हो गया है। तो आप सिर्फ सिंपलिसिटी वाला सर मैं आपको थोड़ी सी वर्किंग बताने की कोशिश करता हूँ। प्लीज आप समझ प्रॉब्लम में क्या कहना चाह रहा हूँ, सभी को समझने की कोशिश करता हूँ। जो शिपिंग लाइन होती है उनके जो कंटेनर्स होते हैं सारे ओन कंटेनर नहीं होते, और उस आई थिंक 30 या 40% उनके ओन कंटेनर होते हैं, अदरवाइज लीजिंग कंटेनर्स होते हैं। मींस उसमें एक कॉस्ट होती है। जो वेसल्स होते हैं सारे शिपिंग लाइंस के ओन वेसल नहीं होते, सर आपको पता ही होगा, ओन वेसल नहीं होते, लीजिंग वेसल्स होते हैं। तो जो मैं पहली बात कर रहा था टर्न अराउंड टाइम की, जो मैं बात कर रहा था लीड टाइम की, कंटेनर कहीं से चला, एक आईसीडी में खड़ा हुआ, आईसीडी में खड़ा हुआ मींस कि आईसीडी उसका किराया लेगी, मींस रेंट लेगी, तो कॉस्ट इन्वॉल्व होगी। उसके बाद पोर्ट पर 10 दिन पड़ा रहा, वहां कॉस्ट इन्वॉल्व होगी सर। उसके बाद फिर उसके बाद आईसीडी में आया, वहां कॉस्ट इन्वॉल्व होगी। उसके बाद मानो जो इंपोर्ट आ रहा है उसके फैक्ट्री में गया, वहां से आने में, तो जिस कंट्री पहले क्या होता था इन्वेंट्री बहुत ज्यादा होती थी, और जो चाइना की वजह से टर्न टाइम बहुत फास्ट रहता था। कंटेनर यूरोप जा रहा है, यूएस जा रहा है, चाइना जा रहा है, इंडिया जा रहा है, अब ऐसा नहीं हो रहा है। अभी चाइना की जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, जो बेसिकली ऑल पार्टिकल्स हैं, जो है सब पार्टिकल वो ग्लोबल पॉलिटिक्स है। तो जब तक ये नहीं ठहरेगी रेड सी कुछ भी उधर, रेड सी वाला ट्रैफिक ओवर हो चुका, और रेड सी के बाद रेट्स बहुत डाउन हो गए, आप लोग एक्सपीरियंस किया होगा। फिर दोबारा रेट्स सी प्रायोरिटी चार्ज लग रहे हैं, बुकिंग से ही मिल रही। तो इस सब कुछ मैक्सिमम हो रहा है सर, जो जब तक एक ग्लोबल पॉलिटिकल इश्यूज रिजॉल्व नहीं होंगे तब तक ये चीज चलती रहेंगी। और ये नहीं कह सकते सर 1 महीने बंद हो जाएगी, 2 महीने बंद हो जाएगी, और इसको जो खामियाजा है वो आप ही लोगों को भुगतना है। बेसिकली एक्सपोर्ट इंपोर्ट सबसे ज्यादा बड़ा हम तो पैसे कमा लेते हैं, 2 पैसे ज्यादा ही कमा लेते हैं, हमें जैसा एंड कस्टमर ने बनाई इसमें ऐड कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं ऐसा। थैंक यू जी सर। व्हाट and we provide a lot of partners as well as for existing companies. See, देखिए पिछले 2 डेकेड से अगर आप देखेंगे कुछ ना कुछ मार्केट इकोनॉमी हमेशा फ्लक्चुएट करती है। Sometimes it's recession, sometimes it's economic slowdown, downturn, or sometimes if it is pandemic or COVID also. So and recently let's see a lot and more, but पहले भी ये सब चीजें होती थी। But हमें अभी बेसिकली जो करना है, I think it's 2 steps we have to take care of it. Number 1, when we are signing a contract with any party, either it's a buyer or seller, one thing force majeure clause you have to take into consideration, because keeping in your mind that currency fluctuation or some hedging, आप अपने रिस्क को जो आप पेमेंट के hedging को कंसीडर डॉलर फ्लक्चुएशन को भी by hedging you can stop. Number 2, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते समय currency discount factors and force majeure clause अगर आप डालते हो, by this you can mitigate your risk. Apart from it, one thing which every companies need to know. See sir, SMEs होते हैं, बड़े companies, logistics is the only cost जो हमेशा दबाई जाती है। कि आज मेरी लॉजिस्टिक्स स्पेंड
अगर मेरा 14% है तो 14% से मैं 8% आप मार्केटिंग पर स्पेंड करते हैं, सेल्स पर स्पेंड करते हैं, बट कॉस्ट को हमेशा करते हैं। और जितने भी लॉजिस्टिक सप्लाई चेन एक्सपोर्ट आज उनकी जब जॉब की हायरिंग होती है, कोई एक ही टारगेट बोला जाता है, मेरा लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करो। सर लॉजिस्टिक्स कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ अमाउंट यू आर स्पेंडिंग, उसको अगर आप कम करोगे तो मरता ना क्या ना करता वो कहां से अपने आप को पैसा बचाए। So for this thing, I think by choosing vendor, you should do one thing कि सर आप LSP में सिर्फ रेट को मत देखो। मैं कोई भी वेंडर सेलेक्ट कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ रेट प्राइस apart from it, a person should have a capability matrix of that कि वो आपके रिस्क को मिटिगेट करता हो, उसके पास एक स्किल टीम है, एक अच्छी मैन पावर टीम है जो आपके एक्सपेंसेस को फिट करता है। जस्ट लाइक सर ने एक बहुत अच्छी चीज है फ्री गेम वेयरहाउसिंग जोन्स को अगर आप यूज करते हैं तो FTWZ जो कि बहुत कम कंपनीज की ऑपरेट करते हैं, उससे आप अपनी इन्वेंटरी कैरी कॉस्ट को कम कर सकते हैं। वेयर इज इट मेजर चैलेंज कभी ना स्टेटस को में भी अटक जाते हैं, राइट? टाइम्स आर चेंजिंग, जस्ट लाइक KPML has evolved, sir has evolved. So two points or two classic examples I want to share. One, because I come from the user segment, I can share that very, you can say, adamantly as well. Right? When we are hired, logistics cost reduction is not a key component. There are various components, and the largest, most important component is how am I, as a logistician, supporting sales to grow? Is sales increasing? Is customer satisfaction improving? All those elements are there. Somewhere, and with all due respect, you don't take me wrong, but somewhere, we have created this virus for ourselves as logisticians, wanting to go to the boss and say, I reduced my logistics expense, and that got into the KPI. That was never the expense that was looked at once upon a time. So ये हमने वायरस खुद बनाया है और अब ये चेंज हो रहा है। उसका एक क्लासिक एग्जांपल देता हूँ। Another friend of mine who's a pharma chemical company in the supply chain. So he has two bosses, two brothers basically. One is the chairman, the other is the managing director. It's about a 2,000 crore company. So with the elder brother, the chairman, there's a review happening. He sits in that review, and in 5 minutes he leaves. He leaves in 5 minutes, the chairman. He looks at the numbers and he leaves. What was highlighted there? X percentage logistics cost got down. 5 crores saved, 10 crores saved. The chairman heard that, said good work, left. The brother comes in and the brother spends an entire day looking at various elements. And when my friend displays the logistics cost, hoping the elder brother also was patting his back, and the younger brother will also, so twice getting patted. He said, don't teach, the managing director said, don't teach me how to save money in my business. I know how to save money in my business. I want to make money in my business. So tell me, did you reach faster? Did you reach the market faster? Did you sell better than the competition? Did you help my customers come back again? If you've done all of this, then you've done your job. Don't reduce 5 crores, 10 crores and tell me as a supply chain specialist that I've saved money. So this is how times are changing. Now, I believe people in these chairs have understood the importance of selling more than saving. So this is what I want to say. That's what API is saying, and I agree to his point. And we've been talking the same thing in different, organization at different levels. And I believe all of you understand that. That is why you all are in this list. Kudos to you all. And thank you so much for being a wonderful audience and listening to us patiently. And thank you for clapping for us. Thank you very much.